आज के इस चैप्टर में हम लोग क्लास 6 का जो है हिस्ट्री है, चैप्टर 3, इसका नाम है आरंभिक नगर। नगर का शुरुआत कैसे हुआ। पहले हमने देखा कि जो हमारे आदि मानव थे वो कब कहाँ कैसे रहते थे। फिर हमने देखा कि किस तरीके से वो शिकार करते थे। फिर शिकार करने से वो धीरे धीरे पौधे भी उगाने लगे। और तीसरा चैप्टर में हम लोग का कि किस तरीके से उन्होंने अब अपने रहने के लिए जगह की व्यवस्था किया, निर्माण किया। जसपाल और हरिप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चों ने भूतहा, गली के बच्चे जो होते हैं ना, तो वो जो घर रहता है पुराना फूटा टाइप का रहता है, कोई रहता नहीं है, तो सब लोग उसको भूतहा टाइप का घर बोलते हैं ना, तो भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित करने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरिप्रीत सोचने लगे कि इतने पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो देखिए, अब हम लोग हड़प्पा की कहानी को सुनने वाले हैं। तो क्यों हो सकता है, क्योंकि उससे हम लोग बहुत सारे फैक्ट निकाल सकते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, किन किन तत्वों से मिलकर के उनका घर बना था। आर्कियोलॉजिस्ट इसी तरह से तो हमारे इतिहास का पता लगाते हैं, तो इस तरीके का प्रयोग करके आप लोग इतिहास का हम लोग पता लगा सकते थे। तो अब है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। जो पुरानी इमारतें होती हैं क्या करती हैं, अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटी इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। उन लोग को हड़प्पा सभ्यता मिला, जो कि ज़मीन के अंदर या फिर जो कि आधुनिक पाकिस्तान में। आप ये मत समझिए, पंजाब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में उस टाइम बटा थोड़ी नहीं था 150 साल पहले, तो अभी तो 70-75 साल पहले बटा है। तो जो आधुनिक पाकिस्तान में उन्होंने सोचा कि ये कैसा खंडहर है, यहाँ से अच्छी ईंटें मिली, और यह सोचकर वे हड़प्पा ने खंडहरों को हजारों ईंटें उखाड़ लिए गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, जिससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। बताइए, हड़प्पा सभ्यता वहाँ पे पूरी तरीके से बसी हुई थी, और वहाँ पे जाते आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे स्टडी करते, सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ उन्होंने नष्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से कि हमें ईंटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से निकल जाएगा, और सब कुछ बर्बाद हो गया बिल्कुल। नहीं तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वहाँ से पूरी तरीके से पता लगा पाते ना, है ना। तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले 80 पुरातत्वों ने इस स्थान को ढूंढा, और पता चला कि 80 साल पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्थान को ढूंढा, और पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहर में से एक था। जब वो पूरा रहता तो उससे और भी ज़्यादा जानकारी पता लगा, लेकिन जो भी था उसमें से एक अच्छी जानकारी उन्होंने खोज करके निकाला। खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारत और जो चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारत। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कैसे, 4700 साल पहले हुआ था शहर का निर्माण। पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे जो पाकिस्तान ये सब में कहीं पे भी जो लोग रहते हैं पंजाब में, तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो पुराना इमारत है उसको तोड़ करके नया बनाएंगे ना, क्योंकि उसमें टूट फूट गया है तो कैसे रह पाएंगे। तो वो लोग सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो भी दब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो है ना। तो उनको इस तरीके से बोलते हैं कि उनको पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी तथ्य है वो सब निकलवा लेना चाहिए, जो भी पुराने घर है, उसके बाद आप बनाते रहिए उनसे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो लेकिन वो नहीं हो पाता उतने अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं इन नगरों की विशेषता। ये नगर जो थे आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में थे। प्रांत भारत की गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हुए हैं। देखा आपने कि पाकिस्तान से ये इलाके मिलते जुलते हैं, ठीक है। सभी स्थलों से पुरातत्व को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मुहरे, मन के, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि। इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो आइए, हमने ये सब तो सुन लिया, अब नगरों की विशेषता समझे कि उन लोगों के समय में नगरों में क्या विशेषता होती थी, क्या अच्छी चीज़ें होती थी, क्या बुरी चीज़ें होती थी। तो चलिए नगरों की विशेषता को समझते हैं। तो इन नगरों में
कई 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया जाता था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व ने नगर दुर्ग कहा है और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंट की बनी होती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। आपने वो जो मोहनजोदाड़ो मूवी है तो उसको देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो क्या करते थे कि एक आउटसाइड बॉर्डर के द्वारा कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। वहाँ पे जैसे कि खास तालाब, मोहनजोदाड़ो मूवी में एक सॉन्ग भी है तो उसमें देखिएगा कि उसमें जो उसकी मूवी की हीरोइन है वो जा करके स्नान करती है, अंदर से आती है, तो उस तरीके से वहाँ पे लोग जो तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं, जैसे कि अभी भी हिंदू धर्म में लोग महान अवसरों पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो वो माना जाता था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत, सोचिए उस टाइम के लोग इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जानते थे, केमिस्ट्री फिजिक्स उनको सब कुछ आता था। उन्होंने किस तरीके से चारकोल प्लास्टर की परत चढ़ाई। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी और चारों ओर कमरे थे, तो लगा 2 तरफ एक मेल फीमेल उतरने के लिए बना दिया गया होगा, या फिर एक तरफ उतरने के लिए एक तरफ चढ़ने, मतलब कि एक तरफ आप उतरिए उसमें घुसिए और एक तरफ से निकल जाइए, ठीक है ना। और चारों तरफ कमरे थे, यानी कि आप कपड़ा चेंज, क्लॉथ आपको चेंज करने के लिए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। कुआं से पानी निकाल के भरा जाता था और उपयोग हो गया तो इसको ये लोग खाली कर देते। शायद वहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किए करते थे, जो कि इम्पोर्टेंट नागरिक है वो विशिष्ट अवसरों पर। कालीबंगा और लोथल, जैसे कि कालीबंगा आपको दिख रहा है, इसमें कालीबंगा इस साइड में है, जो कि यहाँ पे ये वाले गुजरात के इस साइड वाले में, बिहार के साइड में जो यूपी से है वहीं पे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड समझ रहे हैं, जहाँ पे आग, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है ना कि आग, अग्नि जला करके पूजा पाठ करना, उसके लिए भी अग्नि हो सकता है, या फिर उनके समय में उसका कुछ और ही उपयोग होता होगा, खाना पकाने के लिए या फिर कुछ भी। वो लोग रहता था कि आग जो है उनको भगवान मानते थे, क्योंकि अगर वो कुछ भी चीज़ उसको डालते थे तो वो जल जाता था, तो वो यही मानते थे वही भगवान। जैसे हम लोग में भी होता है कि हवन जो भी उनको हम लोग देते हैं तो वो ग्रहण करते हैं, तो आग में ही जो होता है उसको हम लोग इम्पोर्टेंट मानते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ के लिए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह, जो भी उन्होंने अनाज उगाया तो उसको वो लोग रखते भी तो होंगे, तो उसके लिए भंडार गृह भी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये वाला महान स्नान घर है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महान स्नान घर का है ये। वहीं पे अब भवन, नाले और सड़कें भी वहाँ पे इस तरीके से ये घर बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना। तो सीढ़ी है और नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांशतः घर में एक अलग स्नान घर होता था, जैसे अभी हम लोग के टाइम होता है कि एक घर में एक बाथरूम होता है ना, सबके लिए अलग अलग, बाहर नहीं होता है। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे पानी निकालने के लिए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ढका हुआ नाला आज भी कहीं कहीं पे, जैसे कि अभी नाला सब ढका हुआ था, कहीं कहीं पे नहीं ढका रहता, तो इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, सीधा सीधा लाइन में, ठीक है। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, होता थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की यहाँ पर इमारतें भी मिली हैं जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण को तैयार और मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकित या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से उभरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर की जाती होगी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। मुहर का प्रयोग किस लिए किया जाता है कि कंपनी का ट्रेडमार्क यूज़ करने के लिए और कोई बीच में उसको तोड़ ना दे, इसलिए। सभ्यता के अंत का रहस्य क्या था? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटू का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में
सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यही हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों ने बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास खाने वाले मैदान को क्या कर दिया कि समाप्त कर दिया। मवेशियों ने बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढिए। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दंत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हथियार, जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा